जय हिंद बच्चों। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट, और ये एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है जो कि पिछले चैप्टर मैट्रिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है। और हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, इसलिए इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं किया है तो जा करके एप्लीकेशन पर वीडियो हैं, एक बार मैट्रिक्स कंप्लीट करें और उसके बाद ही आपको डिटर्मिनेंट समझ आएगा। डिटर्मिनेंट को पढ़ने के लिए मैट्रिक्स अच्छे से आना बेहद जरूरी है ना। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि डिटर्मिनेंट है क्या सर, डिटर्मिनेंट है क्या, इसको जानेंगे। लेकिन इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, 1/1 ऑर्डर के हो सकते हैं, 2/2 ऑर्डर के हो सकते हैं, है ना, 3/3 ऑर्डर के हो सकते हैं, है ना। 2/3 ऑर्डर या फिर 3/2 ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता है। डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइन होगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए 1/1, 2/2, 3/3, आगे 4/4 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के, है ना। अब ये है क्या सर, डिटर्मिनेंट है क्या। तो देखो, अगर ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट सपोज ABCD 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डिटर्मिनेंट को हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या तो डिटर्मिनेंट का पहला 3 लेटर या फिर कभी कभी डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। और इसके डिटर्मिनेंट को आपको दिखाना है तो आप ये हटाओ और ऐसे डंडी लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट हटा करके इस प्रकार की डंडियां लगा दीजिए। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ आ रहा है ना। और ये क्या होता है ना, एक नंबर होता है, ये एक नंबर होता है। हो सकता है कि ये रियल हो या फिर इमेजिनरी हो, रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने एलिमेंट्स क्या ले रखा है। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर से रिलेट करता है, एक नंबर से एसोसिएटेड होता है। दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर डिफाइन होगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एक नंबर डिफाइन होगा। वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ले लेता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स 8 2 4 3, है ना। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, दैट मींस हमें ये निकालना है। या तो कह दे कि ये निकालो, बोल दे कि ये निकालो, है ना, ये निकालो। तो हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटाएंगे और इस प्रकार की डंडियां लगाएंगे, है ना। और ये एक नंबर आएगा, यहां से एक नंबर आएगा। वो नंबर इस केस में 4 है। कैसे निकालेंगे ये बात की बात है, हम देखेंगे। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। थोड़ा बहुत आइडिया होगा यार, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना। बिल्कुल। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा कि ये जो है, ये मॉडुलस नहीं है। जैसे मॉड ऑफ -3 क्या होता है, +3 हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नोटेशन है डिटर्मिनेंट का। तो सर पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि मॉडुलस है या फिर डिटर्मिनेंट। तो देखो, जब भी कोई नंबर या एक्सप्रेशन आता है ना इस प्रकार की डंडी के अंदर, तो वो मॉडुलस होता है। -3 के आजू बाजू में डंडी लग गया तो +3 हो जाएगा, मॉडुलस है। लेकिन मैट्रिक्स के आजू बाजू में लग गया डंडी, मैट्रिक्स के आजू बाजू में ये डंडी लग गया, है ना, तो वो क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है। बिल्कुल ये मॉडुलस नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए, है ना, ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए, तो इसका वैल्यू ऐसे -4 आएगा। वो -4 कैसे आ रहा है हम देखेंगे। एक नंबर आ रहा है, बस हम ये दिखाना चाहते हैं। एक नंबर आ रहा है एंड दिस नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। समझ आ गया। जरूरी नहीं है कि नंबर ही होंगे, है ना। x 2x और यहां पर 3x, ये x, तो यहां से आ जाएगा x²। जरूरी नहीं कि नंबर होगा, एक्सप्रेशन भी आ सकता है इस प्रकार का। डिपेंड करेगा कि एलिमेंट्स आपने क्या ले रखा है। बात समझ आ गया ना। तो क्या पहली बात कि जो डिटर्मिनेंट है ये किसके लिए डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए।
डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर या फिर एक्सप्रेशन से एसोसिएट करता है। दैट नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता था? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, लेकिन डिटर्मिनेंट एक नंबर है। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स क्या होता था? मैट्रिक्स अरेंजमेंट था, मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट था, ऐसे कह सकते हो। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है, ये क्या है? ये एक नंबर है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग, ये ध्यान रखना होगा, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एक नंबर है। बात समझ आ गया? अच्छा, ये जो नंबर है हम निकाल कैसे रहे हैं सर? ये नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एक नंबर है, मान लिए सर, ठीक है। वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर को एसोसिएट करेगा, रिलेट करेगा, लेकिन ये नंबर निकालते कैसे हैं? तो चलिए देखते हैं कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। चूंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन हो रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में या तो फर्स्ट ऑर्डर के हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के, या फिर थर्ड ऑर्डर के, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के, या फिर थर्ड ऑर्डर के। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये 1/1 ऑर्डर का, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होता है, वो जो नंबर दिख रहा है ना, वही नंबर हो जाएगा। वो जो नंबर उसके अंदर दिख रहा है, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग टू 1/1 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, ये -3/2 क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ जी, 1/1 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा? डायरेक्ट जो नंबर दिख रहा है भाई। ध्यान रखिएगा, ये मॉड नहीं है। इस प्रकार के डंडे के अंदर अगर कोई मैट्रिक्स आता है, देन दैट इज डिटर्मिनेंट। बात समझ आ गया ना, कि फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग हमें अगर निकालना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो वही नंबर होगा या वही एक्सप्रेशन होगा जो दिख रहा है, -x² + 3x + 1, है ना। ये 1/1 ऑर्डर का क्या मैट्रिक्स है? हाँ जी, एक ही एलिमेंट तो दिख रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जो भी है वही इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अगर सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिफाइन होगा, वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट पहले लिख तो लो आप, कि ये स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा, ये डंडा लगेगा, है ना। दिस इज डिटर्मिनेंट। और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कीजिए, 1a21 into a12। दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, 4 और 4, यहां पर 3 और 2। हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल डायरेक्ट वैल्यू लिखा था, कैसे लिखे थे देखते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होगा, उसको ये इस डंडे में दिखाएंगे, और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? आप कहोगे दिस इंटू दिस, 4 into 4 माइनस 2 into 3, तो क्या हो जाएगा? 16 - 6 = 10। 16 - 6 = 10। बात समझ आ रहा है ना? ये होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि बोल दिया निकालने के लिए cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा एंड cos थीटा, इस प्रकार के डंडा में दे दिया। इस बार मैट्रिक्स नहीं दिया, डायरेक्ट उन अरेंजमेंट को इस प्रकार के डंडा में बंद करके दे दिया। तो कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू? कैसे निकालेंगे? तो क्या आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई कीजिए, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा? cos² थीटा और माइनस प्लस sin² थीटा। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके, तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बात समझ आ गया ना? ये है। अच्छा,
अगर नंबर या फिर फंक्शन न देकर कुछ एक्सप्रेशन दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, कुछ इस प्रकार से, तो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल सर, बच्चों वाली बातें हो गई। दिस इंटू दिस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ सर ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा? एक्स प्लस वन कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस ऑफ एक्स और प्लस वन। आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो समझ आ रहा होगा कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सेकेंड ऑर्डर के अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। बात समझ आ गया ना? अच्छा, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स तो मिलेगा नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स तो मिलेगा ही नहीं, है ना, इतना मान के चलना है। सेकेंड ऑर्डर के थोड़े बहुत मिलेंगे और इनके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बात किया जाएगा ना इस चैप्टर में, वो थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर के कोरस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हो गए उनके ऊपर हम बात करते हैं। बात समझ आ गया ना? तो चलो सेकेंड ऑर्डर के एक दो क्वेश्चन और देख लिया जाए, उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर पर चलेंगे। हे सेकेंड ऑर्डर देख लो, 2 3 4 5। एक और एग्जांपल देखते हैं कि 2 3 4 5 दिस इज इक्वल टू x3 2x5 ये है, और बोल दे कि x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालो। एक और एग्जांपल 2 4 5 1 दिस इज इक्वल टू 2x4 x6 2x4 x and 6, कुछ इस प्रकार से 6 and x। अब बोल दे कि इनमें x का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो बच्चों वाली बातें, डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। नहीं, मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं है ये मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं है। यहां पर दोनों तरफ डिटरमिनेंट दिए हुए हैं, और जब डिटरमिनेंट दिए हुए हैं तो ये एक नंबर है, आपको ध्यान रखना होगा, और ये दूसरा नंबर है। आप डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, यहां से भी x का वैल्यू 2 आएगा। लेकिन हम वैसे नहीं जाएंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली गलत होगा, है ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 10 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 6x, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 2 यहां से भी आ रहा है, इत्तेफाक से आ रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। जैसे इसमें देखो आप 2 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर माइनस 12 ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, 24 माइनस 24 ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। यहां से तो x के दो वैल्यू आएंगे, लेकिन हम कंपेयर करते हैं तो यहां से x का वैल्यू कुछ और, यहां से x के वैल्यू कुछ और। बात समझ आ रहा है ना? तो यहां पर इत्तेफाक से x का वैल्यू 2 आ रहा था, डायरेक्ट कंपेयर करने से भी 2 आ रहा था, लेकिन वैसे हम नहीं जाते हैं। या कि ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आकर के ये माइनस 18 और प्लस दिस कितना होगा, एक मिनट, माइनस 18 और प्लस 2 माइनस 20। क्वेश्चन सही लिखे हैं, 2x4 6 2451 2x स्क्वायर माइनस 24, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 24। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे, इधर वैल्यू अलग निकालो, इसका वैल्यू अलग निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 और प्लस 24, तो ये प्लस 6, x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। इस प्रकार से x के दो वैल्यू जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना? तो ये था सेकंड। लेकिन हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो थर्ड ऑर्डर का मिलेगा। थर्ड ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर का हम कैसे निकालते हैं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं ना। इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स।
थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करना पड़ता है। और वो कैसे, तो चलिए देखते हैं कि जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट होता है क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ, स्क्वायर ब्रैकेट हटा करके ये अब डंडा लगाओ, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23 है ना, A31 A32 और A33, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंशन करेंगे। कितने रो, 3 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, किसी एक रो के अलोंग एक्सपेंशन कर दो आप, है ना। हम क्या करते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। इसके अलोंग ध्यान रखिएगा, हम R1 के अलोंग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, R1 के अलोंग दिस। तो क्या होगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11 को पकड़ो, A11 है ना, इसके पहले एक साइन लगाना होता है -1 टू द पावर, इसका जो भी सबस्क्रिप्ट है ना -1 के पावर में उसको लिखिए। और अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था, डिलीट हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था, डिलीट हो गया। देखो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो यही बच रहा है ना, दिस, यही बच रहा है। बात समझ आ गया क्या, A22 A23। तो इस सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप एक बार लिख लीजिए, A32 एंड A33 लिख लिए। फिर R1 के लॉन्ग जा रहे हैं, इसको पकड़ो A12 को। अब यहां पर साइन क्या लगेगा, तो -1 टू द पावर, इस सबस्क्रिप्ट में जो भी था वही आएगा, -1 टू द पावर 1+3। बात समझ आ गया। और इनटू क्या होगा, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देना है। किस रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में था, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या बचेगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो दिस ये बच रहे हैं, A21 A23 A31 A33, ये बच रहे हैं। बात समझ आ गया। एंड नेक्स्ट इज A13। अब इसके पहले क्या लगेगा साइन, तो -1 टू द पावर 1+3, -1 टू द पावर 1+3 है ना। अब ये जिस रो और कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में था, उसको डिलीट कर देंगे, बचेगा क्या, यही बचेंगे। इनको लिख लो आप एक बार, A21 A22 A31 A32। बात समझ आ गया। बस अब देखिए क्या होने वाला है, इस -1 टू द पावर दिस, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस साइन, यहां पर दिस इज प्लस, और इनटू दिस। इसका वैल्यू आपको निकालने आता है, हाँ सर, इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे A22 इंटू A33 माइनस A32 और इंटू A23 निकालेंगे। इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये जो भी आएगा उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या हो रहा है, देखो माइनस हो रहा है, -1 टू द पावर, एक मिनट, -1 टू द पावर 1+2 था ना ये, तो ये -1 टू द पावर 1+3, तो ये माइनस हो जाएगा, इनटू जो भी आएगा ये वैल्यू जो भी आएगा, और यहां पर प्लस -1 टू द पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा A13, और ये जो भी वैल्यू आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो दिस वैल्यू, यहां से जो भी वैल्यू आने वाला है, माइनस दिस वैल्यू और प्लस दिस वैल्यू, ये हमारा फाइनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना कि कैसे निकालेंगे, कि किसी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग हम एक्सपेंशन करेंगे। तो सर ये किसी के लॉन्ग बोल रहे हैं आप, R1 के लॉन्ग किए, देखो 3 रो है ना, तो चाहे R1 के लॉन्ग करो, R2 के लॉन्ग करो, R3 के लॉन्ग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 के लॉन्ग करो, C2 के लॉन्ग करो या C3 के लॉन्ग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 3 रो और 3 कॉलम मिलाकर के 6 तरीका से किसी हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि 6 के 6 तरीका से उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही आएगा। बात समझ आ रहा है क्या, कितने तरीका से हम निकाल सकते हैं, 6 तरीका से। चलो देखते हैं। हमने R1 के लॉन्ग किया था, अब हम क्या करते हैं, R2 के लॉन्ग करते हैं। ये जो भी वैल्यू आएगा ना, R2 के लॉन्ग भी वही आएगा। R2 के लॉन्ग अगर हम करेंगे,
R2 के अलोंग अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर R2 के अलोंग करते हैं तो क्या होगा, R2 के एलिमेंट्स को लेना होगा, इस बार इसको मिटाओ, इस बार हम R2 के एलिमेंट्स को लेंगे, R2 के एलिमेंट्स को, है ना, ये हैं, ये हैं। अब देखिए यहां पर क्या लगेगा, -1 टू द पावर 2 + 1 और इंटू 8 to 1, यहां पर जो भी डिटर्मिनेंट आएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में था, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गए, बचा क्या, देख लो, A12 A13 A32 और A33, बात समझ आ गया ना। तो ये हुआ, फिर किस एलिमेंट को लेंगे, A22 को, और इसके पहले -1 टू द पावर 2 + 2, ये जिस रो और कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में है वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, है ना, वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट हो गए। क्या क्या बचा, देखो क्या क्या बचा, A11 A13 A31 A33, बस। अरे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा था ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते रहे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कुछ उसी प्रकार से। और अगला जो होगा -1 टू द पावर 2 + 3, है ना, जो भी आने वाला है क्या आएगा, ये डिलीट और ये डिलीट, जो भी R2 डिलीट एंड C3 डिलीट, तो क्या बचेंगे, A11 A12 A31 A32, बात समझ आ गया ना। तो यहां से ये माइनस हो जाएगा, -A21 इंटू दिस, है ना, प्लस ये प्लस हो जाएगा A22 इंटू दिस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इंटू दिस, ये छोड़ दिया हम लोगों ने, यहां पर A23 इंटू दिस, बात समझ आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार से। मजेदार बात ये है कि ये भी वैल्यू वही आएगा जो पिछली केस में आया था, R1 के लॉन्ग आया था। तो चाहे आप R1 के लॉन्ग करो, R2 के लॉन्ग करो या R3 के लॉन्ग करो, C1 के लॉन्ग करो, C2 के लॉन्ग करो या C3 के लॉन्ग करो, 6 के 6 तरीका से जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो इक्वल आता है, सेम आता है। बस ध्यान क्या रखना है, इस साइन को माइंड में हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या, अब देखो इसके पहले हमने ये इसका सम इवन आ रहा है तो -1 टू द पावर इवन, तो इसके पहले प्लस साइन लगेगा। इसका ऑड आ रहा है सम, तो -1 के पावर में हम लगा रहे हैं ना, -1 के पावर में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको समझ आ गया होगा, है ना, कि R1 के लॉन्ग करेंगे तो साइन क्या ध्यान रखना है, R2 के लॉन्ग R3 के लॉन्ग, C1 C2 एंड C3, है ना, डायगोनली ऐसे पॉजिटिव होंगे और बाकी ये जो बच गए बीच में ये नेगेटिव होंगे। बस ये साइन ध्यान में रखोगे, आप किसी के अलोंग करो, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ये और बेहतर क्लियर होगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसका वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देंगे, है ना। R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, साइन ध्यान रखना होगा, साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा, यार मार्कर, R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंशन करेंगे तो इसका प्लस साइन होता है, 1, ये डिलीट बचेगा क्या, 1 - 3 4 - 9, बात समझ आ रहा है क्या। फिर इसका साइन माइनस होता है, इसका नेगेटिव होता है। हमने बोला ना कि आपको साइन ध्यान रखना होगा, क्या साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है। R1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव हो गया ये डिलीट, 2 - 3 5 - 9, 2 - 3 5 - 9। अगला क्या होगा, अगला प्लस होगा, लेकिन वो खुद ही माइनस है, ध्यान रखना होगा। प्लस किसके आगे लगेगा, उस एलिमेंट के आगे, वो एलिमेंट क्या था, -2 था, ध्यान रखिएगा। ये डिलीट 2 1 5 4, 2 1 5 4, है ना। चलो निकालते हैं।
तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1 इंटू -9 और माइनस ऑफ -12, तो +12 हो जाएगा ना। -9 और 4 -3 -12, लेकिन पहले से माइनस था। यहां पर क्या -18 और ये क्या माइनस ऑफ -15, तो वो +15 हो जाएगा। और यहां पर -2 8 -5, हमेशा पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान रखिएगा। डायगोनल एलिमेंट को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद नॉन डायगोनल को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये होगा +3 यहां पर -3 और माइनस, तो वो भी +3 हो जाएगा। यहां पर 2 इंटू, ये 2 इंटू 3, तो 6 + 6, ये तो 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आप ना आप घर पर इसको R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखिएगा, वहां से भी 0 आएगा। कोई इसको C2 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकता है, इसका वहां से भी 0 आएगा, कुछ इस प्रकार से। बात समझ आ गया ना? तो ये है। अब ये तो जेन्युइन तरीका है, लेकिन इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको देने वाला हूं कि इन डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। थर्ड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट आ जाए तो उनका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं। करना क्या है कि ये डिटरमिनेंट है, इसके आगे पहले 2 कॉलम को आप लिख लीजिए एक बार फिर से। ये हमने कॉलम 1 लिख दिया और ये हमने कॉलम 2 लिख दिया, ठीक है ना। इस डंडी को हटा दो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इनको दिस 1 इंटू -9 प्लस दिस प्लस दिस। क्लियर हो रहा है? क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। रेड वाले को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेड से जो हमने एरो दिखाया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1 -9, तो ये -9 ही आएगा, है ना। प्लस क्या लिखना है 1 इंटू -3 इंटू 5, तो ये क्या आएगा -15 आएगा। और प्लस -2 इंटू 2 इंटू 4, तो -4 और 4 जा -16, ये कितना हो जाएगा -16, है ना। हमने इनको एक बार ऐड करके लिख दिया। अब क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करो आप, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या होगा -2 इंटू 1 इंटू 5, तो -10, इसको अलग से लिख लो आप, -10 प्लस 1 इंटू -3 इंटू 4, कितना -12, ये -12 प्लस ये क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू -9 -18, कितना -18। समझ आ गया? और जो ये पहले वाले हमने ऐड करके लिखा था उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना होगा -9 -15 और माइनस, तो ये हो गया -40, और ये कितना होगा, ये भी -40, तो क्या होगा -40 और +40, कितना आ गया 0, समझ आ गया ना। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। ये एक तरीका था कि हमने जेन्युइन तरीका से किया एक्सपेंशन करके, और दूसरा कि कॉलम 1 कॉलम 2 को एक बार और दोबारा से लिख लो, और फिर दिस प्लस करना है सबको, दिस प्लस करना है, और पहले वाले सेट में से दूसरे वाले को माइनस कर लेना है। बात समझ आ गया ना। इस रूल को हम लोग, ये जो रूल है ना, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग सैरस रूल, है ना। क्यों नाम है पता नहीं, बस नाम है। इस रूल को हम लोग कहते हैं सैरस रूल से भी हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था पहला क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का अगला क्वेश्चन। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करेंगे, बस एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग अगर एक्सपेंशन करते हैं, लेट सपोज कि ये डेल्टा था, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डिलीट 0 और 0 -5 इंटू -1, तो वो 5 होगा। सेकेंड वाले का साइन क्या होता है नेगेटिव, है ना। -1 के पहले क्या लगेगा नेगेटिव, ये डिलीट बचेगा 0 माइनस ऑफ -3, तो वो +3 हो जाएगा। अगला वाला का साइन प्लस होता है, क्या होगा R1 डिलीट C3 डिलीट 0 -0, तो यहां से
जो डेल्टा का वैल्यू आएगा 3 माइनस 5 माइनस 15, और ये माइनस माइनस प्लस 3, और दिस इज 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा जगह 0, तो यहां से डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है -12। ये हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन किए हैं। अगर हम R2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा सर? एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। अगर R2 के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दें तो क्या फायदा होगा? देखो क्या फायदा होगा। इसका साइन नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो -0। आगे चाहे कुछ भी आएगा, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, कोई कुछ भी आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला क्या? नहीं, क्योंकि जैसे यहां पर पहले इधर 0 था तो मल्टीप्लाई होकर के 0 कर दिया, वैसे ही पहले 0 है तो कुछ भी आएगा मल्टीप्लाई करके 0 करेगा। अगले वाले में +0, ये 0, इसका साइन प्लस होता है, कुछ भी आएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको देखेंगे। इसका साइन क्या होता है? माइनस होता है। इसका साइन क्या होता है? -1। तो सिर्फ इसको इस C3 डिलीट एंड R2 डिलीट, C3 डिलीट एंड R2 डिलीट। 3 - 1 3 - 5, एक बार लिख लो, 3 - 1 3 - 5, तो क्या आएगा? यहां से आप देखिए, ये तो 0, ये भी 0, और ये +1 -15 +3, क्या आ रहा है? यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो -12 आ रहा है, -12। बात समझ आ गया ना? तो देखो, हमने R2 के लॉन्ग क्यों एक्सपेंशन किया? क्योंकि R2 के अलोंग देखो ज्यादा 0, R2 में 2 0 है, जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ा, है ना। तो आज से हम एक बात याद रखेंगे कि हम किसी भी आंख बंद करके किसी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन स्टार्ट नहीं कर देंगे। हम उस रो या उस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हो। सबसे ज्यादा जिसमें 0 होगा उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। वैल्यू तो दोनों से सेम आएगा ना, आप देखो ना, वैल्यू तो दोनों से सेम आएगा, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करने से कैलकुलेशन कम होगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। जैसे ये है, अब ये है, मान लो R1 के लॉन्ग करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही R3 के लॉन्ग भी आएगा, वही R3 के लॉन्ग आएगा। लेकिन दिख रहा है कि R3 सारे के सारे 0 हैं, R3 के सारे एलिमेंट क्या है? 0 है, तो इसके लॉन्ग करेंगे तो 0 आएगा ना, तो कंफर्म R1 के अलोंग भी 0 आएगा। बात समझ आएगा ना? हम उसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा 0 हो। और मजेदार बात कि अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, दैट मीन्स आप समझ गए होंगे उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इन दो एग्जांपल से हमने क्या सीखा कि इसमें कि उसके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो। अगर किसी एक रो एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। तो ये था थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? किसी एक रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, है ना। सब में हर एक रो या हर एक कॉलम में एक ही 0 दिख रहा है तो हम किसी के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग हम एक्सपेंशन करते हैं तो देखो क्या आएगा। ये तो 0 हो जाएगा, इसका प्लस साइन, इसका माइनस होता है, ये डिलीट 0 और -6, इसका प्लस साइन, है ना, ये डिलीट -3 और -0, तो ये होगा 0 + 6 और -6, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिकॉज अब आप देखो, क्या ये जाना पहचाना है क्या? हाँ सर, इसको तो हम पहचान रहे हैं। ये जो डिटर्मिनेंट है ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक है। किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। दैट मीन्स ऑड ऑर्डर का है, और जब भी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जाएगा और वो ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। उसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order will always be 0.
ध्यान रखना होगा। बात समझ आ गया? अच्छा, अगर ये इवन ऑर्डर का होता तो, अगर ये इवन ऑर्डर का होता, इवन ऑर्डर का मतलब हमारे सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर का ही हो सकता है ना। मान लो कि 0 4 -4 0, क्या अस्क्यू सिमेट्रिक है? हाँ सर है, अस्क्यू सिमेट्रिक है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 -16 है ना, दैट मीन्स +16। आ रहा है कि नहीं? ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, है ना, इवन ऑर्डर का एक और एग्जांपल, कि अगर बोल दिया जाए कि आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए, x -x0, क्या स्क्यू सिमेट्रिक है? हाँ। किस ऑर्डर का है? इवन ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का मतलब इवन ऑर्डर का। तो 0 - प्लस x स्क्वायर क्या आ रहा है? x स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट देगा वो ऑड ऑर्डर का होगा, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? उसका वैल्यू 0 आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। और वो इवन ऑर्डर का होगा, इवन ऑर्डर का होगा, तो उसका वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये है ना, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दे, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे, तो उनका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीजें जो है वो यूज हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया, डायगोनल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है ना। डायगोनल मैट्रिक्स 0 0, ठीक है, 0 3 0 0 0 एंड 7, ये है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल में स्केलर भी हो सकता है, डायगोनल में स्केलर भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? आप देखिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके लॉन्ग? R1 के लॉन्ग करेंगे तो 2, ये डिलीट 3 0 0 7, बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, बाकी ये सब तो 0 हो जाएंगे। तो 2 × 3 × 7, 2 × ऐसा नहीं लग रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए? सिर्फ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स देगा A1 1 0 0 0 A2 2 0 0 0 A3 3, यही है ना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट है सर। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थर्ड ऑर्डर का है तो तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड ऑर्डर का तो, फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 4 के 4 चारों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना होगा? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा। बात समझ आ रहा है ना? ये क्लियर हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स दिए हुए रहेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो सिर्फ क्या करना होगा? डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स में भी यही कहानी होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब सर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो उस केस में क्या होगा? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना, तो क्या होगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 1 × 1 × 1, दिस इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। बात समझ आ गया ना? अच्छा सर, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया जाए तो क्या होगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको याद आ रहा है ना? या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो। तो क्या होगा? 2 0 0 0 3 0 4 4 5, है ना, 6 और 7। क्या ये ट्रायंगुलर है? हाँ सर। अपर या लोअर? सर ऊपर वाले 0 मतलब लोअर ट्रायंगुलर। अगर इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा? अब देखो क्या होगा? R1 के लिए हम एक्सपेंशन कर देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा 0 है, तो 2 × ये डिलीट क्या बचा? 3 0 6 7, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 × दिस -0, तो 3 × 7। यहां पर भी वही आ रहा है सर,
यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बात समझ आ गया? तो या तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल में स्केलर भी हो सकते हैं, आइडेंटिटी भी हो सकता है, या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उनके करस्पॉन्डिंग अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो सिर्फ आप क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर एकदम? अच्छा, एक और छोटी सी आखिरी बात, वो क्या है सर, कि अगर दो मैट्रिक्स दे दिए जाएं, अगर दो मैट्रिक्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि उनके प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो, एक आखिरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, है ना। ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और बोला जाए कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो। 2x2 ऑर्डर के हैं, इनका प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये है ना, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या होगा। 12 + 6 18, -3 + 6 3, 16 + 10 26, -4 और +10, -4 और +10 6, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 108 माइनस ये कितना होगा, 78, दिस इज इक्वल टू 30। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 30 आ रहा है, प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट 30 आ रहा है। अब देखिए अगर हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते तो क्या होता है, 15 - 12 दिस इज इक्वल टू 3। मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते तो ये होता 8 + 2 दिस इज इक्वल टू 10। अब 3, 10 और 30 में कोई रिलेशन है क्या? ऐसा नहीं लग रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी है। लग रहा है नहीं लग रहा है? बिल्कुल। तो जब भी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट पूछेगा तो हम प्रोडक्ट निकालने नहीं जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ गया? क्लियर हो रहा है ना? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो हमने क्या क्या देखा आज का लेक्चर, डिटरमिनेंट का एकदम बेसिक था। हमने सबसे पहले देखा कि डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एक नंबर को एसोसिएट करता है, डिटरमिनेंट एक नंबर है। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट था, डिटरमिनेंट एक नंबर है। किसके लिए डिफाइन होता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जब हमने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने, जब हम लोगों ने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला, एक्सपेंशन किया, फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट पूछेगा नहीं कहीं पर। सेकेंड ऑर्डर का बहुत कम पूछता है, हमने कुछ क्वेश्चन भी देखा। थर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू हम 6 तरीका से निकाल सकते हैं, 6 तरीका से, है ना। R1, R2, R3, C1, C2, C3। मजेदार बात यह है कि 6 के 6 तरीका से उस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। किसी के लॉन्ग कर लो, तो हम किसके लॉन्ग करेंगे सर? उसके लॉन्ग करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो होगा उसके लॉन्ग हम एक्सपेंशन करेंगे। फिर अगली बात कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। बिकॉज उसके लॉन्ग करो या बाकी के लॉन्ग करो, आएगा तो जीरो ही ना। नेक्स्ट कि अगर कोई अस्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और ऑड ऑर्डर का है तो आंख बंद करके आप उसका वैल्यू क्या बोलिए? जीरो बोलिए, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। इवन ऑर्डर का है तो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर आएगा। एंड अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट होगा। इसीलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 आएगा। एंड लास्ट बात कि अगर दो मैट्रिक्स दे दिए जाएं और उनके प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जाए तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट बी, है ना। तो चलिए आज हमने छोटी छोटी बेसिक बातें की, इनका प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में हम बेहद इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट का, वो कह सकते हो कि बैकबोन है, आत्मा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे और उनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।